फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्वांटम न्यू। सो देखिए, आपका जो थर्मोडायनेमिक्स का सीरीज चल रही है उस पे आज जो है नेक्स्ट पार्ट हम जो है कवर करने जा रहे हैं यहाँ पे। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोग ने बात की थी स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। ठीक है, बेसिकली हम लोग ने वहाँ पे थर्मोडायनेमिक मतलब सेकेंड लॉ को फॉलो करते हुए वहाँ पे वो सारी चीजें डिस्कस की थी। ठीक है, फर्स्ट लॉ में हमने देखा था कुछ फेलियर्स थे। ठीक है, फर्स्ट लॉ में कुछ फेलियर्स थे, उसके बिहाफ पे जो है आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, अब बात ये आई यहाँ पे कि उस सेकंड लॉ में हम लोग ने दो बेसिकली पैरामीटर्स पे बात की थी ना। फर्स्ट आपका था जो है इंथैल्पी था एंड सेकंड वन इज जो है इंट्रोपी था। सेकंड क्या था आपका जो है इंट्रोपी था। अब देखिए यहाँ पे आज जो है पूरा लेक्चर जो है इंट्रोपी के ऊपर होगा। भाई इंथैल्पी से हम लोग वहां देख लिए क्या होता है। ठीक है, इंथैल्पी आपकी जब जब नेगेटिव होगी तो यानी क्या है, इंथैल्पी नेगेटिव का मतलब क्या है आपका, सिंपल मतलब ये है कि कोई रिएक्शन हो रही है, वो आपका क्या है एक्सोथर्मिक अगर है तो हीट क्या कर रही है, रिलीज कर रही है। अब भाई जो कोई चीज अगर हीट क्या कर रही है, रिलीज कर रही है, तो वो अपना जो एनर्जी होगी उसकी स्टेबल होगी। भाई हम क्या करना चाहते हैं, हम नेचर में क्या रहना चाहते हैं, स्टेबल रहना चाहते हैं। तो उसके लिए सिंपल तरीका क्या है, एनर्जी अपनी लॉस कर दो। तो कोई भी सब्सटेंस है अगर एनर्जी लॉस कर रहा है तो वो क्या है, इक्विलिब्रियम में यानी स्टेबल है। सिंपल सी बात है। तो आज का लेक्चर आपका क्या होगा, इंट्रोपी के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिएगा। देखो, पिछले लेक्चर में मैंने इंट्रोपी के ऊपर भी बात की थी। ठीक है, इंट्रोपी के ऊपर भी पिछले लेक्चर में बात की थी, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बताएंगे। बाकी अगर डिटेल में अगर आपको देखना हो तो इसके पहले वाली वीडियो जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके। देखो, इंट्रोपी क्या होती है, इंट्रोपी क्या होती है, देखो हेडिंग लगा लीजिएगा इंट्रोपी। ठीक है, इंट्रोपी। अब देखो, इंट्रोपी एक अलग फिनोमिना है। देखो, ये सब जो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, बाकी जो आप लोग हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पढ़ते हो, केमिस्ट्री में बहुत सारी कहानी जो होती है काल्पनिक होती है। काल्पनिक यानी क्या है, इमेजिनरी कंसेप्ट है भाई, इसको किया नहीं जाता कहीं। इंट्रोपी कहीं मतलब परफॉर्मेंस इसका नहीं होता है या कहीं ऑब्जर्व नहीं किया गया, बस एक थ्योरेटिकल अप्रोच है या फिर जो है बोल सकते हो एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटल तो नहीं बोल सकते, जो है इमेजिनरी कंसेप्ट है। ठीक है, इन सब चीजों की स्टडी की जाती है, बस इस पे प्रैक्टिकल करना जो है संभव नहीं है। ठीक है, तो ये होता है। अब देखो, इंट्रोपी की अगर बात करें तो हम वहां पे जो है इसके पहले वाले लेक्चर में बात किए थे। इंट्रोपी को थोड़ा जो है बता देते क्या था। इंट्रोपी आपका सिंपल क्या था, रैंडमनेस था, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, रैंडमनेस था। ठीक है, तो इसको सिंपल सा आप बोल सकते हो कि डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, या फिर इसी को बोल सकते हो आप कि कोई भी रिएक्शन है वो हमेशा किस में रहेगी, डिसऑर्डर में रहेगी। ठीक है, अब डिसऑर्डर में रहने का मतलब क्या हुआ भाई, ये बताओ। जैसे अगर क्लास में तुम्हारा कोई फ्रेंड है, ठीक है, जो भी ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो क्लास में आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, क्लास में टेस्ट हुए। देखो, क्लास में अगर 40% जो है मैथमेटिक्स में क्या हो रहा है, पास हो रहे हैं, और बाकी क्या हो रहा है, 60% क्या है, फेल हो रहे हैं। तो डिसऑर्डर होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, हाई होती है ना। क्लास में अच्छे नंबर लाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा, बहुत कम है, मतलब ना के बराबर। ठीक है भाई, एक ही दो चार गिने लाते हैं, बाकी तो रेशियो क्या होता है, मीडियोकर होते हैं या फिर फेलियर होते हैं उसके नीचे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल कोई चीज अगर कोई भी सब्सटेंस है या फिर कोई रिएक्शन हो, हमेशा क्या डिसऑर्डर में रहना चाहिए। डिसऑर्डर मतलब क्या हो गया कि सिंपल आपका जो है उसकी पर्टिकुलर रिएक्शन की क्या होगी, टाइम टू टाइम क्या करेगी, इंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो इंट्रोपी सिंपल आपका क्या होगा, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। इंट्रोपी क्या होगा, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। भाई हमने वहां बात की थी कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है, कोई रिएक्शन हो रही है, पी से क्यू अगर कोई रिएक्शन हो रही है, पी से क्यू अगर कोई रिएक्शन हो रही है, तो वहां पे हमने डिफाइन किया था कि कैसे हम लोग किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को बोल सकते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो आपने कहा भैया कि स्पॉन्टेनियस है, हमने नहीं माना। अब आपने कहा कि किस लिए स्पॉन्टेनियस है, तो इसका सिंपल तरीका क्या है, आप जो है रैंडमनेस चेक कर लो। भाई पी से क्या हो रहा है, पी से क्या रिएक्शन, ये आपका क्या रिएक्टेंट है, और क्यू आपका क्या प्रोडक्ट है। भाई रिएक्टेंट के जो मोल्स होंगे वो क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे ना विद टाइम। टाइम के साथ क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे रिएक्टेंट के मोल, यानी प्रोडक्ट में गेन हो जाएंगे ना, या कुछ हीट या अदर एक्सटर्नल इफेक्ट के कारण क्या होंगे, लॉसेस हो जाएंगे ना। भाई 100% रिएक्शन पॉसिबल तो है नहीं।
100% रिएक्शन आपकी पॉसिबल तो है नहीं, तो P से Q जब कोई रिएक्शन हो रही है तो इसकी रैंडमनेस क्या बढ़ रही है? रैंडमनेस आपकी सिंपल क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। रैंडमनेस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब भाई रैंडमनेस अगर बढ़ेगी तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। अच्छा, एंट्रोपी को सिंपली आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? एस से रिप्रेजेंट करते हो। भाई देखो, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में आपका जो है सिंगल वेरिएबल पे कोई मतलब सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे हम लोग वहां पढ़ते थे डेल्टा एच यू, भले मतलब फर्स्ट लॉ में हम लोग ने देखा था कि डी यू इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू होता था। तो वहां पे हम लोग सिंगल पैरामीटर्स की बात नहीं करते थे, हम लोग सिग्निफिकेंस, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस कुछ है नहीं। भाई एंट्रोपी को हम मेजर ही नहीं कर सकते, एंट्रोपी को हम लोग कभी नहीं मेजर कर सकते। हम लोग उसके चेंज को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग उसके चेंज को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी बात करूं कि दो स्टूडेंट है, ठीक है, कौन अच्छा है कौन खराब है, हम ये नहीं बोल सकते ना कि तुम कितने अच्छे हो, ठीक है। ये बात तभी ट्रू है जब दोनों का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि एक अच्छा है दूसरा नालायक है, ठीक है। इस तरीके से जो है हम एक दूसरे को क्या करते हैं, जज करते हैं, ठीक है, उसके क्वालिटी के ऊपर, ठीक है, उसके परफॉर्मेंस के ऊपर। तो यहाँ पे इंट्रोपी में जो है एस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, एक्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर सिग्निफिकेंस है तो वो है डेल्टा एस का। सिग्निफिकेंस किसका होता है? डेल्टा एस का, ठीक है, डेल्टा एस का। तो इंट्रोपी हम किसी पर्टिकुलर सिस्टम का या कोई रिएक्शन का मेजर नहीं कर सकते, उसके चेंज को मेजर कर सकते हैं। यानी दो रिएक्शन हो रही है तो दोनों को डिफरेंस लेके वहां पे इंट्रोपी हम बता सकते हैं कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है। तो ये बात हो गई। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब सिंपल आपको ये पता चलेगा कि इंट्रोपी होती क्या है, ठीक है। अब जैसे कुछ प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, उसके अंदर क्या इंट्रोपी होता है, ठीक है। इंट्रोपी कैसे मेजर करें, आइसोथर्मल के केस में कैसे मेजर करें, एडियाबैटिक के केस में कैसे मेजर करें। तो ये सारे जो है कुछ मतलब कि फिनोमेना होते हैं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं, उसके अंदर देखेंगे कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। अच्छा, डेल्टा एस जो है आपका, यानी इंट्रोपी क्या है? इंट्रोपी आपका प्रॉपर्टी कैसी होगी भाई? देखो कैसी मतलब मैंने फर्स्ट लेक्चर में जो है आपका जो है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिफाइन किया था। तो इंट्रोपी क्या होगी? एक एक्सटेंसिव फंक्शन है, एक एक्सटेंसिव फंक्शन है, ये मैं बताऊंगा अभी, थोड़ी देर में बताऊंगा क्यों है, बस ये आप अभी लिख लो अभी के लिए। तो इंट्रोपी क्या है? एक्सटेंसिव फंक्शन है। भाई ये बताओ कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमने क्या वहां पे बताया था? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या बताया था? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी थे जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रहे थे या फिर साइज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहे थे ना, वो हमारा क्या होता था? एंट्रोपी होता था। सॉरी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते थे। ऐसे जो प्रॉपर्टी शो करते थे जो अमाउंट ऑफ मैटर को शो करे या फिर साइज ऑफ पार्टिकल को शो करे, वो आपके सिंपल क्या हो जाते थे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आ जाते थे। तो ये भी एक एंट्रोपी जो है आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, अभी कैसे करेगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये लिख लीजिएगा, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अच्छा ये बताओ, अच्छा अब ये बताओ जरा कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, मान लो मैंने लिखा ए से बी कोई रिएक्शन हो रही है, ए से बी कोई रिएक्शन हो रही है। अब इसका डेल्टा एस अगर मैं फाइंड करना चाहूं तो डेल्टा एस कैसे फाइंड करूंगा? भाई आप बोलोगे कि रिएक्शन के मोल क्या हो रहे हैं, मतलब रिएक्शन हो रही है तो उसमें रिएक्टेंट के जो मोल है वो क्या हो रहा है, विद टाइम क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। इन पर्टिकुलर टाइम में आपका क्या हो जाए, क्या हो रहा है कि आपका रिएक्टेंट के जो मोल है डिक्रीज कर रहे हैं, प्रोडक्ट के मोल क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है, कोई रिएक्शन हो रही है तो जो रिएक्टेंट के मोल होते हैं वो डिक्रीज करते हैं ना, तो डिक्रीज कर रहे हैं, यानी तो बी का क्या हो रहा है? बी का क्या हो रहा है? नंबर ऑफ मोल्स क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो इसकी इंट्रोपी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इंट्रोपी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी, यानी रैंडमनेस आपका ओवरऑल क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। रैंडमनेस आपका क्या हो रहा है? ओवरऑल इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये बात हो गई। अब देखो वहां पे कुछ हम लोग कंडीशन पढ़े थे। कंडीशन क्या थी कि स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस की कंडीशन क्या थी ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोपी। तो वहां पे हम लोग ने देखा था कि डेल्टा एस, जो डेल्टा एस होगा यानी इंट्रोपी चेंज होगा आपका, जब जब ये पॉजिटिव रहेगा तब तब आपकी रिएक्शन कैसी होगी? तब तब रिएक्शन आपकी कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस। यानी हम लोग ने वहां पे देखा था कि जब आपका जो है डेल्टा एस क्या है? ग्रेटर देन जीरो है। डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो है तो रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस। अगर इसी का उल्टा कर दें
डेल्टा एस आपका लेस देन जीरो है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये सब टर्म्स पकड़ते जाना, ठीक है, इसी पे भी सारी बात सारी कहानी है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया कि डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होगा तो रिएक्शन आपकी कैसी है, स्पॉन्टेनियस, एंड डेल्टा एस आपका क्या है, लेस देन जीरो है तो आपका रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, दूसरी चीज मैंने क्या वहां पे डिस्कस की थी, देखो इंट्रोपी चेंज जो होता है आपका एक स्टेट वेरिएबल है, यानी स्टेट फंक्शन है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता भाई, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जैसे आप सिंपल काइनेमेटिक्स में पढ़ते हो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो ए से बी पॉइंट पे कोई बॉडी अगर ट्रेवल कर रही है, तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तो ए से बी अगर कोई बॉडी क्या हो रही है, ट्रेवल कर रही है, ठीक है, ए से बी क्या हो रही है, बॉडी इधर जा रही है, बट इसी पॉइंट से लौट आ रही है, यानी जितना गए उतना आ गए, जहां से चले वहीं पे पहुंच गया। पृथ्वी जो है हमारी गोल है, कहते भी है कि जहां से चले वहीं से पहुंच गए। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका जो है बॉडी या फिर कोई रिएक्शन हो रही है, ए से बी जा रही है, फिर बी से, यानी ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी आपकी, इक्विलिब्रियम में ऐसे रिएक्शन होती है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है भाई, दोनों तरफ से रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड से, बोथ साइड से रिएक्शन हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाती है ना, या इसको रिवर्सिबल भी बोल सकते हो, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इस केस में डेल्टा एस की वैल्यू हमेशा क्या आती है, जीरो आती है, ये नोट कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। अब बात ये आती है कि आती क्यों है डेल्टा एस की वैल्यू जीरो, डेल्टा एस की वैल्यू क्यों जीरो आती है ना। अब ये बताओ यार जरा, जैसे ए से बी आपका कोई रिएक्शन हो रहा है, ए से बी कोई आपका रिएक्शन हो रहा है, अब यहाँ क्या कर रहा है कि ए का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है विद टाइम, एंड बी का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है विद टाइम। ठीक है, तो बी यहाँ पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो बी की रेंडमनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है, बट यही रिएक्शन आपकी उल्टी हो गई, अपोजिट रिएक्शन हो गई, तो बी से ए रिएक्शन हो रही है, ए की रेंडमनेस बढ़ रही है, यानी ओवरऑल अगर इसका एंट्रोपी चेंज निकालेंगे तो भाई सेम ही तो मिलेगा, जो है बी पॉइंट पे भी सेम मिलेगा, बी मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट पॉइंट पे भी सेम मिलेगा आपका जो है रेंडमनेस, यहाँ ए पॉइंट पे भी सेम मिलेगा, यहाँ पे डेल्टा एस क्या हो जाता है, जीरो, और डेल्टा एस नथिंग बट डेल्टा एस इज रिटन एज एस ऑफ फाइनल माइनस एस ऑफ इनिशियल। ठीक है, ये जीरो होगा, तो इस कंडीशन में आपकी क्या आ जाती है, फाइनल एंट्रोपी हमेशा किसके बराबर होगी, इनिशियल एंट्रोपी के। मुझे पता है अभी तुमको नहीं समझ आया, मुझे पता है तुमको नहीं समझ आया। अब देखो कैसे, जैसे ये ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये आपका क्या है, प्रेशर एक्सिस, ये वॉल्यूम एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या होता है आपका जो है वॉल्यूम होता है, वाई क्या होता है, प्रेशर एक्सिस होता है। ठीक है, अब यार ये बताओ, जैसे मैं इस टाइप से कुछ ग्राफ ड्रॉ करूँ यहाँ पे, इस टाइप से, ठीक है, ये आपका पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया, और ये बी पॉइंट हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। अब ये बताइए आपकी, अगर ये प्रोसेस ए से बी हो रही है और बी से ए भी हो रहा है, ठीक है, तो ये कैसा प्रोसेस हुआ, रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ भाई। भाई ए से बी क्या हो रहा है, रैंडमनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है, ए से बी रैंडमनेस बढ़ रही है, बी से ए जब हम लौट रहे तब तो भी रैंडमनेस बढ़ रही है, यानी डिग्री ऑफ रैंडमनेस बोथ पॉइंट पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो आप ये ऐसा समझो कि यहाँ पे जो है एक बार इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, एक बी की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, तो ओवरऑल जो डेल्टा एस की वैल्यू आती है जीरो आती है, इसीलिए ये पाथ फंक्शन नहीं होता, ये कैसा फंक्शन होता है, ये स्टेट फंक्शन होता है। ये बात थी इसके पीछे, ये पूरी कहानी थी। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि एंट्रोपी चेंज जो होता है वो एक स्टेट फंक्शन होता है, ना कि पाथ फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, which are depends on the initial and final point, not path। वर्क में आपका जो है पाथ पे डिपेंड करेगा भैया, आप रास्ते में किस रास्ते से जा रहे हो वो आपका जो है फाइनल और माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल और इनिशियल का जो डिफरेंस होगा वो बताएगा। ठीक है, अगर कितना पाथ कवर कर रहे हो उसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है एंट्रोपी को ऊपर। ठीक है, ये हो गया। तीसरी चीज, सॉरी फोर्थ चीज में क्या था, ये मैंने बताया कि ये एक क्या है, इमेजिनरी कंसेप्ट है। ठीक है, ये कहीं फॉलो नहीं किया जाता है, ये कहीं एक्सपेरिमेंट इस पे नहीं होते हैं,
ये मतलब अपने आप में मनगढ़ंत कहानी बना दी है कि इंट्रोपी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, इसके बाद ही आएगा गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, बस एक मतलब कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम को पढ़ने के लिए मतलब इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी जो इसके अंदर रिएक्शन होगी उसके बेसिस पे ये सारे पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एस आपका कैसा फंक्शन होगा, स्टेट फंक्शन होगा। ठीक है, स्टेट फंक्शन। और डेल्टा एस फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस, मैं लिख देता हूँ यहाँ लैंग्वेज में, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस ऑलवेज जीरो। ठीक है, डेल्टा एस हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। डेल्टा एस हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो भाई ये आपकी जो है इंट्रोपी की कहानी थी। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है, अगर आप ये समझ में आ गया है तो आप दो तीन यहाँ पे मैं क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, जेई के क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अपन लोग ओके। हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया भाई, पी से क्यू कोई रिएक्शन हो रही है तो पी की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। ठीक है, रैंडमनेस रिएक्शन की बढ़ रही है। स्पॉन्टेनियस अगर कोई प्रोसेस होगा आपका जो है डेल्टा एस क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होगा आपका, डेल्टा एस क्या होगा, स्मॉलर देन जीरो होगा, यानी लेस देन जीरो होगा। ठीक है, और आपका इंट्रोपी कैसा आपका जो है फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। ठीक है, कैसी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, ये दो चीज पे आपकी जो है इंट्रोपी डिपेंड करती है। दैट्स व्हाई इंट्रोपी इज एक्सटेंसिव फंक्शन। ठीक है, इंटेंसिव फंक्शन नहीं होता है, एक्सटेंसिव फंक्शन होता है। अच्छा, तो इसको मैं रफ करता हूँ। चलो, तो पहला प्रश्न हम उठाते हैं, पहला प्रश्न उठाते हैं, आपका जेई में आया हुआ है। इसमें पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन आपका क्या है कि द प्रोसेस ऑफ नेगेटिव इंट्रोपी चेंज इज, यानी इसमें पूछा गया है कि कौन से प्रोसेस में आपका जो है इंट्रोपी चेंज क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, आपके चार ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका डिसोल्यूशन ऑफ आयोडीन, डिसोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपके हैं सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ठीक है, ड्राई आइस, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, synthesis of ammonia from N2 and H2। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका, जो फोर्थ ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन, डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट CaSO4, जो कि आपका किसमें, सॉलिड में है। ठीक है, टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये आपका जो है प्रश्न है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये जेई में क्वेश्चन आया है। अब देखो भैया इसको कैसे करेंगे, पहले दिमाग लगाओ, क्या होगा। ठीक है, ये जेई मेंस का सवाल है। ठीक है, ये पहले दिमाग लगाओ आप, क्या होगा इसमें, सोचिए भैया सोचिए। वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई करो खुद से। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई करो। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ यार। देखो इसमें पूछ क्या रहा है, द प्रोसेस ऑफ नेगेटिव चेंज इन एंट्रोपी होगा। नेगेटिव एंट्रोपी चेंज किस प्रोसेस में आपका जो है एंट्रोपी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आप पढ़ो, यहाँ पे क्या है कि डिसोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर।
यार ये बताओ, जब नमक को पानी में आप क्या कर रहे हो, घोल लो, तो वो ऑटोमेटिक उसको अब जो है ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, डिजोल्व हो जा रहा है वाटर में, ठीक है। नमक क्या हो रहा है, पानी में आपस में क्या हो रहा है, घुल जा रहा है। तो ये तो एक क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। तो इसकी डेल्टा एस क्या होगी, हमेशा इंक्रीज करेगी, रैंडमनेस क्या होगा, हमेशा इंक्रीज करेगी। तो ये ऑप्शन तो गलत है, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। हमें नेगेटिव इंट्रोपी निकालना है। ये कंडीशन हमें क्या निकालनी है, डेल्टा एस लेस देन जीरो होना चाहिए इस कंडीशन में। मतलब इन चारों ऑप्शन में किसका डेल्टा एस लेस देन जीरो है, ये पूछा गया, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। भाई ड्राई आइस क्या होता है, ड्राई एचसीएल जैसे होता है, ड्राई एचसीएल होता है। तो वो जब ड्राई आइस क्या होता है कि जब वेपर फॉर्म में कंडेंस होता है, तो वहां पे क्या होता है कि सिंपल आपकी क्या होती है, इंट्रोपी क्या होती है, हमेशा बढ़ती है। यानी डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, हमेशा इंक्रीज होगी, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन रैंडमनेस, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी दो ऑप्शन तो ऐसे उड़ गए। तो नेक्स्ट आपका क्या है, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 and S2। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया को हम लोग हेबर्स प्रोसेस के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, हेबर प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो इसको चेक करते हैं। भाई इक्वेशन लिखो इसकी, इक्वेशन आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, N2 हमें क्या दिया है, अमोनिया फ्रॉम N2 and S2, ठीक है। N2 S2 gives 2NH3, ठीक है, 2NH3। अब देखो इक्वेशन ये बैलेंस है कि नहीं है, पहले देखो नंबर ऑफ मोल कितने हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, ठीक है, तो ये बैलेंस है। बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 6 है, तो यहाँ पे हमको 3 लगा दो इसको, तो ये हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब देखो यहाँ पे एंट्रोपी क्या कैसे निकलेगा, डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पे कैसे निकालेंगे, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। मैंने वही कंसेप्ट बताया था कि कोई रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट के मोल्स क्या होंगे, हमेशा क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे विद टाइम इंटरवल, ठीक है। और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स के पहले जो नंबर होते हैं आपके, जो है ना, नंबर होते हैं या क्वांटिटी आप बोल सकते हो उसको, या मोल बोल सकते हो सिंपल, ठीक है, केमिस्ट्री के टर्म में। उसको कैलकुलेट कर लो, तो फाइनली हमारा क्या था, फाइनली हमारा क्या है, 2 है। कितने मोल प्रोडक्ट बने, सिंपल आपका देखो, फाइनली हमारा जो 2 मोल बने, और इनिशियल में क्या था, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के थे, और यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ सिंपल 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। यानी नाइट्रोजन की आपकी जो है क्वांटिटी 2 है, लेकिन नंबर ऑफ स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितने हैं, 1 है। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 आएगा, विच इज डेल्टा एस लेस देन 0। और हमेशा जब इंट्रोपी चेंज जो है आपका नेगेटिव आता है, तो उस केस में प्रोसेस कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। समझे भैया, नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी इंट्रोपी किस केस में नेगेटिव होगी, हेबर्स प्रोसेस के केस में, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया के केस में होगी। इसको चेक कर लो, इसको चेक कर लो। तो डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट, यानी कैल्शियम सल्फेट को क्या कर रहे हो आप, वाटर में क्या कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो। तो कैल्शियम सल्फेट को आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड में। उसके लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट आपको नहीं लगाना है, तो ये खुद से प्रोसेस हो रहा है, तो ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इस केस में भी डेल्टा एस क्या होगा, इस केस में भी डेल्टा एस आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। बट इस केस में आपका क्या होगा, डेल्टा एस लेस देन 0 होगा। यानी इंट्रोपी चेंज नेगेटिव हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं फिर। देखो ये ध्यान से करना थोड़ा, ठीक है, क्योंकि आपको जो है इसके पहले वाला लेक्चर देखे होंगे, तो आपको जो है इसमें ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, comment on डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, ठीक है। इन दोनों पे कमेंट करना है। डेल्टा एच आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा,
ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, डेल्टा एच आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा या फिर सॉरी, देखो डेल्टा एच आपका क्या होगा, पहला ऑप्शन क्या है, डेल्टा एच नेगेटिव है इस केस में, और डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, डेल्टा एच आपका क्या है, पॉजिटिव है, डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव है। तीसरा ऑप्शन आपका क्या है, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, ठीक है। और डी ऑप्शन क्या है आपका, डेल्टा एच आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और डेल्टा एस क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, ये भी जेई में ही शायद आया है। तो किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ये दोनों कंडीशन मतलब प्लस होंगी या माइनस होंगी, आपको बताना है, ठीक है। पॉजिटिव कौन होगा, नेगेटिव कौन होगा। अब देखो इसको पढ़ने, इसको मतलब सिंपल आपको मैंने बताया था वहां पे इससे पहले वाले लेक्चर में, डेल्टा एच जो है, डेल्टा एच के बारे में बताया था कि प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा एच क्या होगा। एक कंसेप्ट तो ये भी बताया था कि डेल्टा एच पॉजिटिव है तो वहां पे रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो वो तो सिंपल जो है स्पॉन्टेनियस होगी। भाई डेल्टा एस पॉजिटिव होने का मतलब क्या होगा, सिंपल आपकी किसी भी रिएक्शन की रैंडमनेस क्या हो रही है, टाइम टू टाइम इंक्रीज कर रही है, तो सिंपल आपका डेल्टा एस तो पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा एस कहाँ पॉजिटिव है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है, और ये वाला बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि डेल्टा एस नेगेटिव हो गया। ये हो सकता है, जीरो तो होता ही नहीं है, ठीक है, जीरो तो होता ही नहीं है, ओके, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट होगा, ठीक है। अब थोड़ा इस फॉर्मूले पे आ जाइए, डेल्टा जी पे आ जाइए। तो ये क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। भाई ये फैक्टर जब बढ़ेगा या ये फैक्टर जब बढ़ेगा तो ये सिंपल क्या होगा, सिंपल आपकी एनर्जी क्या होगी, ओवरऑल गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, यानी डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव आएगी, नेगेटिव में आएगी। भाई एक तो एंट्रोपी वाला फैक्टर बढ़ रहा है, दूसरा टेम्परेचर वाला फैक्टर बढ़ रहा है, तो ओवरऑल ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, यानी इसका अमाउंट क्या है, ज्यादा है इससे एज कम्पेयर टू डेल्टा एच। तो भाई ज्यादा में से कम घटाओगे तो हमेशा माइनस आएगा, सॉरी कम में से ज्यादा घटाओगे तो माइनस देगा ना, तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस हो जाएगा प्रोसेस। तो इस कंडीशन में डेल्टा एच और डेल्टा एस क्या होगा, दोनों ही पॉजिटिव होंगे, यानी डेल्टा एच भी पॉजिटिव होगा एंड डेल्टा एस भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन ये जो है करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके, नोट कर लीजिएगा इसे, ठीक है। चलो भैया हम रफ करते हैं। भाई देखो हम एंट्रोपी पढ़ तो लिए, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करें, भाई एंट्रोपी को कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है। भाई किसी चीज को हम तब कैलकुलेट करते हैं जब वो हमारे मतलब अंडर द प्रोसेस हो ना वो सिस्टम, तभी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई हाथ ही में नहीं, वो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो देखिए इसका मैथमेटिकल जो टर्म आया था एंट्रोपी का, मैथमेटिकल टर्म की बात करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मैथमेटिकली हम कैसे इसको देखो कैसे देखते हैं। मैथमेटिकली की बात करें तो ये फॉर्मूला इसका होता है सिंपल, डेल्टा एस हमेशा किसके बराबर होता है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, ठीक है। जहां पे क्यू क्या है आपका हीट है, टी क्या है टेम्परेचर है, टी क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक चीज ये भी है कि ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला जो है आपका हमेशा किसके लिए पॉसिबल है, हमेशा कोई रिएक्शन अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है, टेम्परेचर उसका क्या है, कांस्टेंट है, यानी टी क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर, हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये रिएक्शन पॉसिबल। कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर दुनिया में कोई भी रिएक्शन हो रही है तो एंट्रोपी चेंज इससे निकाल सकते हो, बट अगर वहां पे टेम्परेचर अगर वेरी कर गया तो ये फॉर्मूला क्या होगा, वहां पे वैलिड नहीं है। और एक चीज ये भी देखो यहाँ पे कि क्यू रिवर्सिबल क्या है, हीट क्या है, हीट आपका जब जब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी सिस्टम को आप जब हीट प्रोवाइड करोगे तो सिस्टम पे हीट आप कर मतलब प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो सिस्टम क्या होगा, वो उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, यानी हीट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्यू का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। तो क्यू जब पॉजिटिव होगा, क्यू जब नेगेटिव होगा, यानी क्यू जब पॉजिटिव है तो एंट्रोपी चेंज आपकी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, यानी रैंडमनेस बढ़ेगी। बट वहीं पे अगर आपका क्यूब नेगेटिव हो गया तो वहां पे रैंडमनेस क्या करेगी, डिक्रीज करेगी ना, ये हो गया।
तो Q पॉजिटिव होगा तो रैंडमनेस बढ़ेगी, यानी रैंडमनेस आपकी क्या होगी, रैंडमनेस आपकी इंक्रीज करेगी। और यहाँ पे Q अगर नेगेटिव हो गया तो रैंडमनेस आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, ये हो गया। ये किसके लिए है, हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर प्रोसेस हो रहा है तो उसके लिए है। ठीक है, अच्छा अगर ये वेरिएबल टेम्परेचर पे अगर कोई रिएक्शन हो रही है, वेरिएबल टेम्परेचर पर अगर कोई रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे ds बराबर क्या हो जाता है, dq बाई dt, dq बाई t। ठीक है, dq बाई t सिंपल, यानी आपका जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पे ना होके ये वेरिएबल टेम्परेचर पे हो रहा है, तो आपका कैसा हो जाएगा, रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, सिंपल dq बाई dt। यानी फॉर्मूला इस फॉर्मूले से आपको जो है प्रोसीड करना है। ये किसके लिए है, वेरिएबल टेम्परेचर प्रोसेस के लिए, वेरिएबल टेम्परेचर। ठीक है, हमेशा वेरिएबल टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, वेरिएबल टेम्परेचर पर आपका कोई प्रोसेस हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dq बाई t। ठीक, इस केस में आपका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। इस केस में आपका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। और Q वाली तो वही कहानी हो जाएगी, Q अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा एस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये आपका जो है ये हो जाएगा। अच्छा, इसकी यूनिट की बात करें भाई, इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होगी यहाँ से भाई, देखो यूनिट क्या होगी, सिंपल डेल्टा एस हमारा क्या है, डेल्टा एस हमारा Q बाई टी है, Q बाई टी है। Q क्या है, एनर्जी है, हीट एनर्जी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी है, तो ये जूल हो जाएगा। और ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, केल्विन। ठीक है, यानी इसको बोल सकते हो जूल पर केल्विन। ठीक है, जूल पर केल्विन। बट ये पता है ये बोला नहीं जाता एक्चुअली, ये यूनिट तो यहाँ से कैलकुलेट कर लिए, बट ये बोला नहीं जाता क्योंकि हम लोग एंट्रोपी पर्टिकुलर रिएक्शन में के लिए हम लोग देख रहे हैं ना, यानी कोई रिएक्शन हो रही है वहां पे हम एंट्रोपी चेंज निकाल लें, तो भाई हम पर मोल की बात करते हैं, हमेशा पर मोल की बात करते हैं। ठीक है, तो पर मोल पे जब रिएक्शन होती है तो वहां पे ये आप जो है कंडीशन नहीं लगा सकते, यहाँ पे n लगा लीजिएगा, नंबर ऑफ मोल, Q अपॉन एन टी। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, Q क्या है, हीट है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जूल पर मोल पर केल्विन। तो इसका यूनिट क्या हो जाता है, डेल्टा एस का जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, पर मोल इंटू केल्विन, ये आपका यूनिट हो जाता है, ये आपकी यूनिट हो जाता है। ठीक है, ये आपकी यूनिट हो जाती है। ओके, या फिर आप जूल को क्या कर सकते हो, कैलोरी भी लिख सकते हो, कैलोरी के टर्म में भी लिख सकते हो यूनिट। तो डेल्टा एस की एक और यूनिट लिख सकते हो, तो कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। तो दोनों यूनिट सही है। ठीक है, ठीक है, दोनों यूनिट आपकी क्या है, सही है। जैसे मैंने बताया था आर की वैल्यू क्या वहां पे लेते थे, 8.314 लेते थे, और आर की वैल्यू अगर कैलोरी में लेना तो अप्रोक्सीमेटली क्या लेते थे, आर क्या था वहां पे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था। इसके पहले वाले आई थिंक ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने जो बताया था, तो आर की वैल्यू वहां पे क्या लेते थे, अप्रोक्सीमेटली 2 लेते थे कैलोरी में, यानी 2 कैलोरी लेते थे। ठीक है, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो एंट्रोपी चेंज का जो है सिलसिला यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, यानी एंट्रोपी चेंज हमको कैसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है ये हम लोग यहाँ से सीखेंगे। भाई अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, एंट्रोपी किसी भी सब्सटेंस का मेजर करना, डिग्री ऑफ रैंडमनेस देख लो। भाई डिग्री ऑफ रैंडमनेस एक थ्योरेटिकल थिंकिंग हो गई, आपकी थ्योरेटिकल अप्रोच हो गई। बट इन केस ऑफ न्यूमेरिकल अप्रोच आपको जो है मैथमेटिकली फॉर्मूला पे डीलिंग करनी होगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से जो है आपका जो है एंट्रोपी की कहानी सॉल्व हो जाएगी। ओके, अब देखो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए आपका क्या होगा, एंट्रोपी मैं डिफाइन करूंगा क्या होगा, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। ये सब भैया काल्पनिक कहानी है, इसमें बहुत ज्यादा पढ़िएगा ना, ऐसा भी नहीं है कि लेक्चर ही साफ कर दीजिएगा, पढ़े मतलब देख लीजिएगा, है ना। बाकी पता है इसका यूज कहीं नहीं है पूरे केमिस्ट्री में, ये एक थ्योरेटिकल अप्रोच है, एक काल्पनिक कहानी।
जैसे मैं आइसोलेटेड सिस्टम की बात करूं, अब देखो यहाँ डिफरेंट प्रोसेस के लिए हम लोग जो है आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, आइसोलेटेड सिस्टम डिफरेंट प्रोसेस में आपकी जो है एंट्रोपी चेंज कितना आता है। आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, भाई आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम हो गया जहां पे हीट एक्सचेंज क्या हो, जीरो हो, है ना। या फिर हीट एक्सचेंज जीरो नहीं बोल सकते हो आप, क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, हीट एक्सचेंज जीरो हो, यानी डेल्टा एच की वैल्यू जीरो, डेल्टा क्यू की वैल्यू आप जीरो नहीं बोल सकते। हमेशा क्या है आपका जो है सिंपल, आपका एडियाबैटिक के केस में जो है आपका डेल्टा क्यू जीरो होगा, ठीक है। हीट एक्सचेंज ऐसा बोल सकते हो कि हीट एक्सचेंज जो है आपका जो है सिंपल हीट एक्सचेंज आपका जो होगा, हीट एक्सचेंज आपका फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग वो नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल लूं, यहाँ पे कोई एक मैंने जार ले लिया, ठीक है, इसके गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या है, फिल है, गैस के मॉलिक्यूल क्या है, फिल है। अब देखो ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो ये इसकी बाउंड्री क्या है, आइसोलेट की गई है, यानी हीट जो है ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में आ सकती है, ना सिस्टम से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर हो सकती है। तो इसकी बाउंडिंग कैसी है, इंसुलेटिंग बाउंड्री है, ठीक है। इसकी बाउंडिंग कैसी है, इंसुलेटिंग बाउंड्री है। तो आप ये समझ जाओगे कि डेल्टा क्यू अगर, तो इस केस में डेल्टा क्यू अगर जीरो है तो एंट्रोपी क्या बोल दोगे आप, भाई डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा क्यू क्वांटिटी होता है। तो सिंपल आप तो क्यू देखते ही क्या कर दोगे, एंट्रोपी जीरो कर दोगे। बट ये बिल्कुल गलत है, यही चीज मैं बताना चाह रहा था, ये बिल्कुल सरासर गलत है, ठीक है। यार ये बताओ, ये दो कंटेनर थे, ठीक है, कंटेनर ए कंटेनर बी, कंटेनर ए कंटेनर बी, ठीक है, ये दो कंटेनर थे आपके। अब आपने तो बोल दिया आइसोलेटेड सिस्टम है, बट यार ये बताओ अगर मैं ये दोनों कंटेनर को क्या कर दूं, ये दोनों कंटेनर को आपको क्या कर दूं, वाइंड अप कर दूं, वाइंड अप कर दिया इस कंटेनर दोनों को, तो इस केस में क्या होगा, गैस क्या करेंगे, तुरंत ही आपस में क्या कर देंगे, मिलना स्टार्ट कर देंगे, यानी मिक्सिंग ऑफ गैसेस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। गैस एक दूसरे से क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो मिक्सिंग प्रोसेस तो स्टार्ट हो गई। तो भैया इसके लिए हमने कुछ इस पे फोर्स या कोई एक्सटर्नल डिवाइस नहीं लगाई, ये ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक आपका क्या हो रहा है, मिक्सिंग प्रोसेस हो रही है। तो रेंडमनेस तो बढ़ गई यार, कहानी तो उल्टी पड़ गई। अभी तो हम जीरो बोल रहे थे कुछ देर पहले। तो हमेशा याद रखिएगा कि इस तरीके से जो है आपका डेल्टा क्यू जीरो तो होता है, हीट इंटरेक्शन जीरो तो होता है, बट अगर यही को वाइंड अप, इसी को सिस्टम को वाइंड अप कर दिया जाए तो रेंडमनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम में आपकी, आइसोलेटेड सिस्टम में एंट्रोपी चेंज आपकी है ग्रेटर देन जीरो होता है, यानी प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा भाई, आप जीरो नहीं बोल सकते, ठीक है, जीरो आप नहीं बोल सकते, जीरो आप नहीं बोल सकते, ओके। तो यार ये, अब ये चीज तो क्लियर हो गई कि आइसोलेटेड सिस्टम में एंट्रोपी जीरो नहीं होगी, एंट्रोपी जीरो नहीं होगी। बट एडियाबैटिक की केस हम बात करें, भाई एडियाबैटिक के केस में क्या होता था, डेल्टा क्यू हमेशा क्या होता था, जीरो होता था। डेल्टा क्यू देखो, यहाँ डेल्टा क्यू जीरो होने का मतलब क्या हुआ, आपका हीट का जो है एक्सचेंजमेंट नहीं हो रहा है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। बट एडियाबैटिक के केस में हीट होता ही नहीं है, हीट कंटेंट वहां पे क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। भाई ये जो मॉलिक्यूल्स थे आइसोलेटेड सिस्टम में, ये सिलेंडर के अंदर जो जार के अंदर मॉलिक्यूल्स थे, भाई इसकी कुछ एनर्जी होगी, और इसको मैंने दोनों को वाइंड अप जब किया तो ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, जिगजैग मोशन से आप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से वाइंड अप हो जा रहे हैं, मिक्सअप हो जा रहे हैं। तो इस केस में तो एंट्रोपी यहाँ पे बढ़ गई। बट एडियाबैटिक केस में भाई वहां पे मॉलिक्यूल के पास कुछ एनर्जी नहीं है, तो हीट तो वहां पहले ही जीरो हो गई। तो एडियाबैटिक के केस में आप बोल सकते हो कि एंट्रोपी हमेशा जीरो हो, यही चीज मैं बताना चाहता हूं। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, अब देखो कैसे होगा ये मैं थोड़ा बताता हूँ। एडियाबैटिक प्रोसेस में कैसे आपकी जो है हीट आपकी जीरो होगी। यार ये बताओ, मैं अगर यहाँ पे एक सिस्टम अज्यूम कर लूं S, और एक सराउंडिंग अज्यूम कर लूं, ठीक है। अब ये छोटी सी एनर्जी इसको दे रहा है सराउंडिंग को, तो इसकी एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। भाई ये अपनी एनर्जी इसको दे रहा है, हीट इंटरेक्शन इसका क्या हो रहा है, मतलब हीट इंटरेक्शन इसका क्या हो रहा है, लॉस कर रहा है ना, हीट को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। सिस्टम क्या कर रहा है, अपने एनर्जी उसको
दे रहा, सराउंडिंग को चाहिए, हीट लॉस कर रहा है, इसके केस में आप डेल्टा एस लिखोगे तो यहाँ पे तो भाई माइनस का आएगा, डेल्टा एस क्या हो जाएगा आपका माइनस का डेल्टा क्यू बाई टी, ये तो माइनस में आ गया। बट वहीं पे सराउंडिंग का जो है, ये सिस्टम की बात कर रहा हूँ, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, बट ये डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग की बात मैं करूंगा जब सराउंडिंग की बात होगी। तो सिस्टम से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर हुआ, सो ड्यू टू दिस ट्रांसफर ऑफ हीट सराउंडिंग्स एंट्रोपी इंक्रीजेस बट सिस्टम्स एंट्रोपी इज डिक्रीजेस, यानी सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वहीं पे आपकी सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस में आ जाएगा, वाई से वर्षा वो भी बोल सकते हो, ठीक है। कैसे बोल सकते हो, क्योंकि अगर यहीं पे अगर सिस्टम से मतलब सराउंडिंग से अगर हीट देनी पड़ती, भाई सिस्टम क्या है, सिस्टम एक जो है वाइंड अप कंडीशन हो गई कि सिस्टम क्या है आपका, एक सिस्टम के अंदर जो है मतलब कि एक काउंटेबल फॉर्म में हीट रहेगी, बट सराउंडिंग क्या है आपका जो है एज अ रिजर्वायर है ना, एज अ रिजर्वायर है सराउंडिंग, तो वहां पे हीट क्या होगा, हीट कंटेंट सिस्टम के कंपैरिजन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उल्टा केस में हो जाता तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो अगर यहाँ डेल्टा एस फॉर सिस्टम एंड डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग, यहाँ पे क्या लिखोगे डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा क्यू बाई टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई टी प्लस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, ये जीरो आ जाता है। यही मैं बताना चाहता हूँ कि किस लिए आपका एडियाबैटिक के केस में आपका एंट्रोपी जीरो होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि एडियाबैटिक के केस में एंट्रोपी आपकी क्या होगी, हमेशा जीरो होगी। बट यहाँ पे ना मार दीजिएगा तुक्का, यहाँ पे गलत हो जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम में हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बट वहीं पे अगर आप जो है कंटेनर को या फिर प्रोसेस को वाइंड अप कर दे रहे हो तो वहां पे कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, टेम्परेचर फैक्टर बढ़ रहा है ना, कोलिजन बढ़ रहा है, तो ये सारे फैक्टर बढ़ने के कारण वहां पे रेंडमनेस ऑटोमेटिक बढ़ रही है, तो रेंडमनेस बढ़ रही है तो भाई एंट्रोपी बढ़ेगी। तो इस केस में डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इस केस में डेल्टा एस जीरो होगा, डेल्टा एस जीरो, ठीक है। तो एडियाबैटिक केस में आपका डेल्टा एस क्या होगा, जीरो होगा, और आइसोथर्मल के केस में आपको क्या होगा, ये अभी मैं बताता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। ओके, रफ करता हूँ। अब देखो आइसोथर्मल के केस में क्या होगा, यहाँ पे हेडिंग लगा लीजिएगा आइसोथर्मल, दो प्रोसेस हो गए हमारे आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं, आपके टेम्परेचर क्या होते हैं, टेम्परेचर इस केस में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी जितनी भी रिएक्शंस या फिर जितने भी आपके जो है बोल सकते हो आपके जो है सिस्टम है, अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो वो किस प्रोसेस के अंडर आएगा, आइसोथर्मल के प्रोसेस के अंडर आएगा, ठीक है। तो आइसोथर्मल के केस में क्या होता है, फिर वही बात हो जाती है, अगर ये छोटा सा मैं सिस्टम लेता हूँ और ये बड़ा सा सराउंडिंग है, सराउंडिंग मतलब आपको सिंपल एटमॉस्फेयर है, सिस्टम का मतलब कोई एक कंटेनर है या कुछ भी बोल सकते हो आप, है ना। सिस्टम के कंपैरिजन सराउंडिंग बहुत बड़ा है, तो भाई इसके पास हीट कंटेंट ज्यादा होगी, बट ये क्या कर रहा है, ये इसको अपना हीट दे रहा है, हीट एनर्जी क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। फिर से वही बात आ गई भाई, डेल्टा यानी सिस्टम आपका क्या कर रहा है, हीट लॉस कर रहा है, तो सिस्टम के केस में एंट्रोपी क्या हो जाएगी, हीट लॉस कर रहा है, तो माइनस ऑफ डेल्टा क्यू बाई टी। वहीं पे अगर आप सराउंडिंग के बारे में बात करेंगे
वहीं पे अगर आप सराउंडिंग के बारे में बात करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ डेल्टा क्यू बाई टी। अगेन इसका समेशन करेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, जीरो मिलेगा, यानी डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी इस केस में भी। ठीक है, आइसोथर्मल के केस में भी चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, जीरो होता है। आइसोथर्मल के केस में भी क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी जीरो होता है। ओके, तो हमने देखा भाई कुछ प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होता है, जीरो होता है, और कुछ प्रोसेस में एंट्रोपी जीरो नहीं हो सकता, है ना। तो इसके बाद जो है आपका जो है आइसोथर्मल के केस में क्या होगा, एंट्रोपी जीरो होगा, लिख लीजिएगा, आइसोथर्मल के केस में एंट्रोपी जीरो होगा। और एडियाबैटिक के केस में क्या होगा, वहां भी एंट्रोपी जीरो होता था, बट जो है आपका वो कौन सा था, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए बात करेंगे तो एंट्रोपी जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये कहानी थी। अच्छा चलो इसको रफ करता हूँ। अब 2-3 हम लोग प्रश्न लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से विदाई लेंगे आपसे। ठीक है, ओके चलो। ये क्वेश्चन है कि फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस बोल रखे हैं इन्होंने कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इन्होंने बोल रखा है कि ये प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। तो डेल्टा एस इज, यानी डेल्टा एस किसके बराबर होगा, पहला क्या है, पहला ऑप्शन है डेल्टा ई बाई टी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, P इंटू डेल्टा बी बाई टी। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, Q बाई टी। एंड डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, आर टी एल एन के। ठीक है, एल एन के आपका नेचुरल लॉग है। सेकेंड क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is zero during adiabatic process। आपका पहला ऑप्शन है डेल्टा यू, डेल्टा टी, बी ऑप्शन है डेल्टा टी, सी ऑप्शन है डेल्टा एस, डी ऑप्शन है आपका जो है डेल्टा क्यू। ठीक है, डेल्टा क्यू ये। अब देखो एक चीज मैंने बताया था कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग की जो एंट्रोपी होगी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज करेगी। सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी हमेशा क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। भाई उसका कारण है सिंपल, आपका रीजन देखिए क्या होगा। जैसे सिस्टम की बात करूं मैं, तो सिस्टम एक एज अ मतलब कि छोटा मतलब है ना, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग के कंपैरिजन क्या है, बहुत छोटा है। सराउंडिंग तो भाई अपना पूरा इन्वायरमेंट आ जाएगा उसमें, है ना। तो सिंपल है कि भाई अमाउंट तो छोटा है सिस्टम का, बट वो सराउंडिंग के साथ वाइंड अप जब कर लेगा तो उसकी एंट्रोपी क्या करेगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा आप जो है कि डेल्टा एस फॉर द सिस्टम प्लस डेल्टा एस फॉर द सराउंडिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। ओके, तो पहला प्रश्न क्या है कि पहला प्रश्न ये है कि फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस डेल्टा इज, यानी डेल्टा ई बाई टी होगा। ये आपका सिंपल क्या है, एनर्जी है, या फिर इंटरनल एनर्जी बोल सकते हो, डेल्टा यू से इसको डिनोट कर लो। ठीक है, उसके बाद है पी डेल्टा बी बाई टी, क्यू बाई टी एंड आर टी एल एन के। ठीक है, आर टी एल एन के। भाई ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें ये डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, आर टी एल एन के। नेक्स्ट क्या है आपका, ए ऑप्शन क्या है, डेल्टा यू बाई टी। ये भी हम लोग ने अभी नहीं पढ़ा, स्पॉन्टेनियस रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है, क्यू रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और सी ऑप्शन भी आपका क्या होगा, नहीं होगा। भाई वर्क डन की हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे,
वर्क डन की कहाँ से बात हो जाएगी, पी डेल्टा भी तो आपका वर्क डन है। तो अभी हम लोग ने कुछ देर पहले पढ़ा था कि डेल्टा एस जो होता है आपका वो हमेशा किसके बराबर होता है, क्यू बाई टी। क्यू बाई टी, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। भाई डेल्टा क्यू तो जीरो होता ही है, डेल्टा क्यू जीरो होता है, बट कंडीशन क्या है कि हीट जो है ना बाहर से अंदर जा सकती है एडियाबेटिक केस में, सॉरी ये आइसोलेटेड के केस में होगा कि हीट इंटरेक्शन वहां पे क्या होगा, देखो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा क्या, बहुत माइनर डिफरेंस है एडियाबेटिक एंड आइसोलेटेड में। एडियाबेटिक में क्या होता है, आपका हीट कंटेंट ही जीरो होता है, उसमें अंदर बाहर की तो कहानी नहीं है, वो हीट वहां जीरो होता ही होता है। और आइसोलेटेड केस में क्या होता है कि हीट एक्सचेंजमेंट जीरो होता है, यानी सिस्टम से ना हीट अंदर आएगी ना अंदर से मतलब बाहर जाएगी। ठीक है, तो आइसोलेटेड के केस में हीट इंटरेक्शन जीरो होता है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमेशा डेल्टा एस क्या होता है, जीरो होता है। डेल्टा एस हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। डेल्टा एस हमेशा जीरो होता है। कैसे वो जीरो होता है, अभी मैंने बताया, तो सिस्टम के लिए हमने क्या निकाला था, क्यू बाई टी माइनस क्यू बाई टी। डेल्टा एस हमने सिस्टम के लिए क्या निकाला था, क्यू बाई टी माइनस का, और सराउंडिंग के लिए मैंने क्या निकाला था, प्लस क्यू बाई टी। तो डेल्टा एस फॉर द सिस्टम प्लस डेल्टा एस फॉर द सराउंडिंग, ये क्या आता था, जीरो आता था। ठीक है, ये जीरो आता था, इसलिए यहाँ पे एंट्रोपी चेंज आपका क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए आपका एंट्रोपी चेंज यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये लेक्चर आपको जो है समझ में आया होगा। भाई देखो, ये आपका जो है सिंपल एंट्रोपी हो गई, इस पे बात हो गई। ठीक है, तो हमेशा डेल्टा एस जो है हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा, तो आपका रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। लेस देन जीरो है तो हमेशा नेगेटिव होगी, स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, है ना। प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो सारी कहानी डेल्टा एस पे है। डेल्टा एच, देखो मैंने बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में, ये डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों क्या होते हैं, डोमिनेटिंग फैक्टर होते हैं, आपस में क्या करते हैं, लड़ते रहते हैं। जो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा वही जीतेगा भाई, जाहिर सी बात है। भाई डेल्टा एस कभी बड़ा हो जाता है, कभी डेल्टा एच बड़ा हो जाता है, तो वो डेल्टा एच और डेल्टा एस पे ही डिपेंड करेगा कि आपकी जो है रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगला लेक्चर जो है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी पर रहेगा, आपको वहां पे और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर ही होगा कि एक जो है नया पैरामीटर आपके सामने इंट्रोड्यूस होगा, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी, उसमें आपके ये दोनों पैरामीटर जो है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसपे आप मैं ऐसे बता देता हूँ फॉर्मूला थोड़ा सा। डेल्टा जो गिब्स फ्री एनर्जी आएगा वो आपका जो है सिंपल इस पे होगा, टी डेल्टा एस ना। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है ना, मजा आ जाएगा आपको, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो आपको ये लेक्चर अगर समझ में आया हो तो लोगों तक जो है शेयर करिएगा। ठीक है, अपने आसपास पड़ोस जो पढ़ने वाले हैं, जो बदमाश टाइप होंगे उनको भी शेयर करिएगा। और दूसरी चीज ये है कि हम लोग जो कंटेंट यहाँ पे बनाते हैं उस पर आप जो है अपने ओपिनियन रखिए। आपको वॉइस क्लियर नहीं है या फिर जो है वीडियो कंटेंट, मतलब वीडियो में कुछ क्वालिटी हमको बढ़ानी है, ठीक है, जो चीज है उसको जो है आप कमेंट में जो है पिन करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।